हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप पढ़ाई मस्त चल रही है आपकी एंड सर, आपके एंड पे रिवीजन फटाफट हो रहा है धमाधम। सरकार आइए ई वे बिल चैप्टर नंबर 12 की तरफ बढ़ते सर हम। ई वे बिल एक सिंपल सा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, शानदार टॉपिक है सर। सुनना बहुत ध्यान से। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सर पहली बात तो सेक्शन नंबर 68 ने एम्पावर किया ईवी बिल के प्रोविजंस के लिए। सर सेक्शन नंबर 68 ने एम्पावर किया प्रॉपर ऑफिसर को कि वो अगर सर मूवमेंट ऑफ द गुड्स अगर हो रहा है तो इसको व्हीकल को इंटरसेप्ट करके सर वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रख सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने रखी है ईवी बिल के फॉर्म में। तो सर ईवी बिल के लिए रूल नंबर 138 बनाया गया। रूल नंबर 138 बोलता है क्या? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, दिल थाम के सुनना बेटा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स of value exceeding rupees 50,000 of consignment value exceeding rupees 50,000, तो ऐसे केस में बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल इशू करना पड़ेगा। आई रिपीट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। सर मतलब अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स कौन करा रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन करा रहा है, तो ईवी बिल इशू करना पड़ेगा। अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन करा रहा है तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, ईवी बिल की जरूरत तभी होगी जब वैल्यू इज एक्सीडिंग रुपीज 50,000। सर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग अगर 50,000 है तो ईवी बिल की जरूरत है, वरना ईवी बिल की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंट्रास्टेट सप्लाई हो या इंटरस्टेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वैल्यू 50,000 है, एक्सीडिंग 50,000, इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर नेक्स्ट बात, सर अब मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा हो या अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा है, ईवी बिल इशू करना पड़ेगा। पर एक बात ध्यान रखना, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई गुड्स खरीदा है तो ऐसे केस में हमेशा यह माना जाता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो रेसिपिएंट जो कस्टमर है सर उसी ने मूवमेंट कराया है, और ऐसे केस में ईवी बिल इशू करना पड़ेगा। क्लियर? तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000, वहां पे ईवी बिल इशू करना पड़ता है। अब उसका पार्ट ए और पार्ट बी होता है। फॉर्म होता है क्या? EWB 01 नंबर का फॉर्म होता है बेटा। इसके पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए में इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन होती है, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन होती है, गाड़ी नंबर वगैरह होता है। सर अब पार्ट ए, सर कंसाइनर या कंसाइनी, या सर सुनना बच्चा, जो पर्सन मूवमेंट करा रहा है वो ईवी बिल का पार्ट ए बनाएगा, पर वो चाहे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर कंपनी को या ट्रांसपोर्टर को भी ऑथराइज कर सकता है टू फिल द पार्ट ए ऑफ द ईवी बिल। क्लियर? डन। अब सर का ध्यान देना बच्चा, सर जो 50,000 की वैल्यू, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बता रहा हूं मैं, यहां पे जो 50,000 लिखा है पूरे जीएसटी में हमेशा हर जगह लिखा है वैल्यू एक्सक्लूड्स जीएसटी का अमाउंट, पर फॉर द पर्पस ऑफ ईवी बिल ये 50,000 की लिमिट देखते वक्त सर जीएसटी वाले अमाउंट को भी इंक्लूड करके देखना है कि एक्सीडिंग 50,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर अगर मान लो किसी कंसाइनमेंट में कुछ गुड्स एग्जम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है, तो केवल टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू प्लस उस पर जो टैक्स का अमाउंट है वो ही आपको इंक्लूड करना है। 50,000 की लिमिट देखते वक्त एग्जाम गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड बात आती है क्या? सर ध्यान देना बेटा, दो केस में भले वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सीडिंग 50,000 नहीं तो भी ईवी बिल इशू करना पड़ता है। फर्स्ट, अगर प्रिंसिपल के यहां से गुड्स जा रहा है, जॉब वर्कर के यहां, वो भी इंटरस्टेट, तो ऐसे केस में ईवी बिल इशू करना कंपलसरी इररेस्पेक्टिव वैल्यू। सेकंड, सर अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, सर सप्लाई करने वाला पर्सन कौन है? वो पर्सन है जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जामिशन दे रखा है, उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होगा तो ही रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो उसको जो पर्सन एग्जामिटेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन और वो अगर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ द गुड्स करा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो ऐसे केस में ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट की वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 हो या ना हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, बिल टू शिफ्ट मॉडल अगर होता है तो ऐसे केस में सिंगल ईवी बिल ही इशू करना है, मल्टीपल ईवी बिल इशू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द गुड्स एक बार ही हो रहा है बेटा। क्लियर? डन। अब आता है क्या? इन्फॉर्मेशन टू बी फिल्ड इन ईवी बिल। सर पार्ट ए में इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सप्लायर का नाम, उसका जीएसटी नंबर। क्लियर? सर गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन पार्ट ए में होती है। पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्ट की सारी डिटेल होती है, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर होता है, उसकी गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर होता है बेटा, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड। क्लियर? सर ये जो पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको फिल करना पड़ता है पार्ट बी। अच्छा, अब सर ध्यान देना बेटा, पार्ट ए, हाउएवर पार्ट ए में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूं, कंसर्न या कंसर्नी हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, उसको जनरेट करना पड़ता है, पार्ट ए फिल करना पड़ता है, पर वो चाहे तो ट्रांसपोर्टर को या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर को या कुरियर कंपनी को भी ऑथराइज कर सकता है। क्लियर? अच्छा, अब हु इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट द ईवी बिल? सर वेयर द गुड्स आर बीइंग मूव्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, वहां ईवी बिल इशू करना पड़ेगा। सर अब अगर रजिस्टर्ड पर्सन ईवी बिल जनरेट नहीं करता है और वो ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंडओवर करता है तो ऐसे केस में बिफोर कमेंसिंग द मूवमेंट सर ट्रांसपोर्टर को ईवी बिल इशू करना पड़ेगा। क्लियर? सर देना बाय रोड अगर ट्रांसपोर्ट होता तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल इशू करना पड़ेगा। अगर सर रजिस्टर्ड पर्सन ने ईवी बिल इशू नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर को इशू करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रांसपोर्टर भी रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सर अब देना, रेलवे या वेसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू गुड्स अगर जाता है, आई रिपीट, रेलवे वेसल या एयरक्राफ्ट के गुड्स के थ्रू गुड्स अगर जाता है तो यहां पर गुड्स का मूवमेंट शुरू हो गया और केवल पार्ट ए चलेगा।
केवल पार्ट ए फिल किया हुआ चलेगा सर। यहां पर मूवमेंट शुरू होने के बाद आप पार्ट बी जनरेट कर सकते हो और पार्ट बी जनरेट करने के बाद ईवी बिल जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। पर बाय रोड अगर गुड्स जाता है तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स ईवी बिल पार्ट ए प्लस पार्ट बी पूरा जनरेट हो जाना चाहिए बेटा, क्लियर। और रेलवे के केस में बोल दिया कि रेलवे विल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस एंड अनटिल ईवी बिल हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू दी पर्सन इन चार्ज ऑफ द रेलवे बेटा। जब तक आप जो गुड्स लेने जा रहा है रेलवे से, वो जब तक ईवी बिल जनरेट करके नहीं बताएगा, ईवी बिल प्रोड्यूस नहीं करेगा, तब तक गुड्स डिलीवर नहीं करेंगे रेलवे वाले बेटा, क्लियर। अच्छा, मूवमेंट शुरू हो सकता है रेलवे वेसल या एयरक्राफ्ट के केस में, मूवमेंट शुरू हो सकता है इवन विदाउट जनरेशन ऑफ पार्ट बी, मतलब ईवी बिल जनरेट नहीं किया, केवल पार्ट ए है, चल जाएगा सर, क्लियर। पर सर बाद में आपको पार्ट बी जनरेट करना पड़ेगा और रेलवे विल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस यू हैव प्रोड्यूस्ड द ईवी बिल टू देम। ओके सर, ये रेलवे के बारे में बात मैंने आपसे कर ली बेटा। ओके अच्छा, अगर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 50,000 या उससे लेस है तो भी आप चाहे ईवी बिल जनरेट करना कर दो, हमें क्या नुकसान, कुछ नहीं है सर, आपकी चॉइस है बेटा। पर 50,000 से एक्सीडिंग तो ईवी बिल इश्यू करना ही पड़ेगा, क्लियर। फिर ये बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। अब सर ध्यान रखना बेटा, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन खुद के कन्वेंस में या ट्रांसपोर्टर के थ्रू गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, वो चाहे तो ईवी बिल इशू करे, चाहे तो ना करे, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट कराता है तो ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है। अच्छा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन अगर परचेस करता है तो ऐसे केस में हमेशा माना जाता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने ही मूवमेंट कराया, तो ऐसे केस में ईवी बिल उसको इशू करना पड़ेगा। हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं वाली। आइए, व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी। सर ध्यान देना बेटा, पार्ट ए बनाया है पर पार्ट बी नहीं बनाया, मतलब ईवी बिल नहीं बनाया है, क्लियर। सर अगर पार्ट बी नहीं है मतलब ईवी बिल नहीं है, ये माना जाएगा। पर ये दो केस में पार्ट बी अगर जनरेट नहीं करोगे, उसमें कन्वेंस की इंफॉर्मेशन नहीं डालोगे, चल जाएगा। फर्स्ट, मेरे यहां से मैं कंसाइनर हूं, कंसाइनर के यहां से गुड्स आ रहा है ट्रांसपोर्टर के यहां पे, और वहां से गुड्स किसी और कन्वेंस में शिफ्ट होके कंसाइनर के यहां जाएगा, तब ऐसे केस में मेरे यहां से ट्रांसपोर्टर के यहां अगर गुड्स जा रहा है और मेरे यहां से ट्रांसपोर्टर की जो डिस्टेंस है वो अप टू 50 किलोमीटर है विद इन द सेम स्टेट, मेरे यहां से ट्रांसपोर्टर 50 किलोमीटर के अंदर है, सेम स्टेट में है, तो मेरे यहां से ट्रांसपोर्टर के जा रहा है गुड्स और वहां से फर्दर किसी और गुड्स किसी और कन्वेंस में जाके गुड्स फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होगा कंसाइनर के लिए, तो ऐसे केस में मेरे यहां से ट्रांसपोर्टर के यहां जाने के लिए ईवी बिल की जरूरत नहीं है, ईवी बिल के पार्ट बी की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग सर, अब ट्रांसपोर्टर के यहां से गुड्स कंसाइनर के यहां जाना है, मान लो मुंबई से बेंगलोर गुड्स चला गया, अब बेंगलोर ट्रांसपोर्टर के यहां गुड्स चला गया, बेंगलोर ट्रांसपोर्टर के यहां से बेंगलोर कंसाइनर के गुड्स भेजना है, और अगर ट्रांसपोर्टर के यहां से कंसाइनर की जो डिस्टेंस है वो अप टू 50 किलोमीटर है विद इन द सेम स्टेट है, तो ऐसे केस में पार्ट बी अगर जनरेट नहीं करोगे, अगर कन्वेंस शिफ्ट किया तो भी पार्ट बी जनरेट नहीं करोगे, चल जाएगा साहब, क्लियर, डन। सर ये दो केसेस जहां पे पार्ट बी नहीं होगा, चल जाएगा। अब यूनिक ईवी बिल नंबर, जैसे आप ईवी बिल जनरेट करेंगे पार्ट बी फिल करने के बाद, तो आपको यूनिक ईवी बिल नंबर मिल जाएगा, क्लियर। नाउ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, ध्यान देना बेटा। सर मान लो आपने ईवी बिल जनरेट कर दिया, उसके अंदर गाड़ी पार्ट बी के अंदर गाड़ी का इन्फॉर्मेशन भी होता है सर, व्हीकल नंबर भी होता है बेटा, तो ऐसे केस में सर अगर मान लो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है, किसी कारण से आपको गुड्स शिफ्ट करने पड़ रहे हैं फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर कन्वेंस, तो ऐसे केस में बिफोर शिफ्टिंग द गुड्स टू अनदर कन्वेंस आपको पार्ट बी पहले अपडेट करना पड़ेगा। तो जिस पर्सन ने ईवी बिल जनरेट किया था या ट्रांसपोर्टर, दोनों में से कोई भी एक पर्सन पार्ट बी को अपडेट कर सकता है, व्हीकल नंबर अपडेट कर सकता है, और उसके बाद फर्दर मूवमेंट हो जाएगा दूसरा कन्वेंस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बार ट्रांसपोर्टर ने, एक बार कंसाइनर जिसने ईवी बिल इशू किया था, उसने अगर एक बार ईवी बिल के पार्ट बी को अपडेट करके दूसरी गाड़ी नंबर असाइन कर दिया, दूसरा ट्रांसपोर्टर असाइन कर दिया या दूसरा व्हीकल अपडेट कर दिया, तो उसके बाद वो कंसाइनर वापस से ईवी बिल को बाद में अपडेट नहीं कर सकता। बाद में मान लो वापस से गाड़ी चेंज करनी पड़ी, तो ट्रांसपोर्टर ही पार्ट बी को अपडेट करके व्हीकल नंबर चेंज कर सकता है, एंड व्हीकल नंबर कैन बी चेंज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम बिफोर शिफ्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। ओके डन। अब आता है कंसोलिडेटेड ईवी बिल। सर यहां बोल दिया क्या, ट्रांसपोर्टर को, जैसे मेरी ट्रक है बेटा, सर आपने भी ईवी बिल दी है, आपने भी अपने गुड्स के लिए ईवी बिल दिया है, सबने ईवी बिल दिया, मैं चाहूं तो ये सारे ईवी बिल को यूज करके सर एक कंसोलिडेटेड ईवी बिल भी मैं जनरेट कर सकता हूं, ऑप्शनल है बेटा ये। अब इंफॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ईवी बिल कैन बी यूज्ड फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। सर क्या होता है, सर ईवी बिल का पार्ट ए जो होता है उसमें इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन होती है बेटा। अब ईवी बिल के पोर्टल से जीएसटी पोर्टल को लिंक किया गया है, और सर सारी इंफॉर्मेशन GSTR 1 में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी अगर आप वहां से एक्सेप्ट करते हो इन्फॉर्मेशन, तो क्लियर, डन। और अगर सर कंसाइनर कौन है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, तो ऐसे केस में उसके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आइए सरकार, कैंसिलेशन ऑफ ईवी बिल। सर ईवी बिल एक बार जनरेट अगर हो गया तो विद इन 24 आवर आप इसको कैंसिल कर सकते हो, पर अगर गुड्स या कन्वेंस रास्ते में एक बार वेरीफाई हो गया तो सर विद इन 24 आवर भी इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे आप, क्लियर, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब सर अच्छा, आपने मान लो ईवी बिल का पार्ट ए बना दिया बेटा, पर पार्ट बी अपडेट नहीं बनाया, तो सर पार्ट ए का जो यूनिक नंबर होता है वो 15 दिन तक वैलिड रहता है, फिर पार्ट बी अपडेट करके आप सर ईवी बिल बना सकते हो। ईवी बिल एक बार जनरेट हो गया तो 24 आवर में कैंसिल हो सकता है, उसके बाद कैंसिल नहीं हो पाएगा, पर अगर रास्ते में वेरीफाई हो गया एक बार व्हीकल तो ईवी बिल तो कभी भी
कैंसिल नहीं हो सकता, भले 24 आवर नहीं हुए फिर भी। आइए, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवी बिल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सर। सर फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 डे के लिए, एक दिन का वैलिडिटी पीरियड है बेटा। मतलब सर अगर 200 किलोमीटर या उसके अंदर अंदर आपको डिस्टेंस है तो सर एक दिन तक ईवी बिल वैलिड रहेगा फॉर उस 200 किलोमीटर के बाद, फॉर ईच 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे विल बी अलाउड। पर अगर आपका गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ओवर डायमेंशनल कार्गो में ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 लेग इज थ्रू शिप, तो ऐसे केस में 20 किलोमीटर के लिए ईवी बिल वैलिड रहेगा फॉर 1 डे। क्लियर? मतलब सर मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है बेटा? सर जिसमें जैसे कुछ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन यहां से मेरे को करना है, कहां? कलकत्ता बेटा, मुंबई टू कोलकाता, थोड़ा ट्रांसपोर्ट हो रहा है ट्रक से, थोड़ा हो रहा है शिप से, थोड़ा हो रहा है रेलवे से, तो मल्टी मॉडल शिपमेंट जिसमें एटलीस्ट 1 लेग इज थ्रू शिप, तो ऐसे केस में 1 डे विल बी वैलिडिटी पीरियड फॉर ईच 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ बेटा। क्लियर? अच्छा ध्यान बेटा यहाँ पे ये जो 1 डे हमको काउंट करने हैं सारे केस में, ये 1 डे कब से? जिस दिन आपने ईवी बिल जनरेट किया है सर उसकी रात 12 बजे से बेटा, मिडनाइट से 1 डे काउंट होगा बेटा। क्लियर? डन। और सर ईवी बिल को अगर एक्सटेंड करना है तो सर अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के केस थे तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर कैन एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवी बिल। पर सर जब ईवी बिल एक्सपायर हो रहा है उसके 8 घंटे के अंदर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और कमिश्नर चाहे तो वो भी एक्सटेंड कर सकता है अगर रीजनेबल केस था तो। ओके, नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ ईवी बिल, मैंने इधर से ईवी बिल जनरेट किया तो जो सेकंड पर्सन मतलब कंसर्न है कंसर्नी, उसको ईवी बिल क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद इन 72 आवर्स, या फिर सर उसने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, तो मान लेंगे उसने एक्सेप्ट कर लिया, या तो 72 आवर्स हो गए या फिर गुड्स उसको रिसीव हो गए। क्लियर? मान लेंगे उसने रेसिपिएंट ने गुड्स ईवी बिल एक्सेप्ट कर लिया है, अगर उसने रिजेक्ट नहीं किया होगा तो मान लेंगे एक्सेप्ट कर लिया बेटा। फिर अब फॉलोइंग केसेस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है सर। पर ईवी बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट। सर फॉर एग्जांपल कश्मीर से कन्याकुमारी गुड्स जा रहा है तो क्या हर स्टेट क्रॉस करते हुए क्या ईवी बिल नया बनाना पड़ेगा? आंसर इज नो सर, दैट इज वैलिड फॉर एंटायर नेशन। ओके, नाउ फॉलोइंग केसेस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। इन फॉलोइंग केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं। फर्स्ट, द गुड्स विच आर मेंशन्ड इन अनेक्सर। अब अनेक्सर में जो गुड्स मेंशन्ड है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवी बिल की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, एलपीजी गैस फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड और नॉन डोमेस्टिक exempted category customers. Second, kerosene oil sold under public distribution system, postal baggage, then natural or cultured pearls, मोती वगैरह, precious or semi precious stones, precious metals and metals clad with precious metal, देन ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ और सिल्वर स्मिथ वेयर एंड अदर आर्टिकल। भाई ज्वेलरी वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन में ईवी बिल की जरूरत नहीं है, बहुत सिक्योरिटी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बहुत सिक्रेसी से। क्लियर? पर एक्सेप्टिंग इमिटेशन ज्वेलरी, भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी के केस में कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं बेटा, कोई सेफ्टी की इतनी कोई भारी गुड्स तो है नहीं बेटा, इसलिए वहां ईवी बिल की जरूरत है। करेंसी, यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, कोरल वर्कड एंड अनवर्कड कोरल, इन गुड्स के केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन अगर आप नॉन मोटराइज कन्वेंस के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करो, सर घोड़ा गाड़ी, हाथ गाड़ी के थ्रू आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करो, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन आप गुड्स क्या कर रहे हो सर? कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स या लैंड कस्टम स्टेशन या इनलैंड कंटेनर डिपो से कंटेनर फ्रेट स्टेशन भेज रहे हो गुड्स, तो सर ऐसे केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है। मतलब कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन से गुड्स कस्टम्स के कंट्रोल में है बेटा, और सर वहां से इनलैंड कंटेनर डिपो जा रहा है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन जा रहा है, या सर कंटेनर फ्रेट स्टेशन या लैंड कस्टम इनलैंड कंटेनर डिपो से गुड्स पोर्ट एयरपोर्ट वगैरह आ रहा, तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे भी लिखा है बेटा। क्लियर? या एक कस्टम पोर्ट से अनदर कस्टम पोर्ट पे जा रहा है, अंडर कस्टम सुपरविजन या अंडर कस्टम सील, ईवी बिल की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन। अब आता है क्या सर? गुड्स जहां पर सर हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने एसजीएसटी रूल्स के अंदर, सर रूल नंबर 138 सब रूल नंबर 14 जो हम पढ़ रहे हैं उसके क्लोज नंबर डी में पावर दे रखा है कि वो अपने अपने स्टेट के लिए कुछ एग्जिबिशन अलग से और दे सकते हैं, तो वो एग्जिबिशन सीजीएसटी रूल्स में भी अप्लाई होगा। पर वो हर एसजीएसटी गवर्नमेंट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने जो एग्जिबिशन दे रखे वो आपको याद करने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बताता मैं कि कुछ स्टेट में अगर विद इन द स्टेट आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो 1 लाख तक का बेनिफिट दे रखा है, 1 लाख से ऊपर अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स हुआ तो ही ईवी बिल चाहिए बेटा। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो 50,000 का लिमिट ही याद करना है। देन सर आप जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो वो एग्जिम्प्ट अंडर जीएसटी अदर देन डी ओल्ड केक। देन सर वो 6 गुड्स आता है घूम लो और झूम लो जिन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है, उनके लिए उनके ट्रांसपोर्टेशन पे ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन जो ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 3 में कवर है विच आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी लगता ही नहीं, तो ईवी बिल की जरूरत भी नहीं है। आप नेपाल या भूटान गुड्स ले आ रहे हो या वहां से ला रहे हो तो ऐसे केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है। फिर सर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, जो आर्मी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट होता है, वो अपने यूनिट रन कैंटीन को गुड्स भेज रहा है या वहां से गुड्स दूसरे यूनिट पे जा रही है या आपस में सप्लाई कर, तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। सेम वे अगर आप एनपीसीआईएल को, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हैवी वाटर या न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है। फिर मूवमेंट ऑफ द गुड्स बीइंग कॉज्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशन, भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है तो वहां पे इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, बड़ा ही सीक्रेसी से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। देन अगर
कंसाइनर रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एज ए कंसाइनर कौन, गवर्नमेंट, तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। फिर एम्प्टी कंटेनर कार्गो, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स अगर खाली ट्रक जा रही तो ईवी बिल की जरूरत नहीं है। फिर सर वेमेंट के लिए, सर मेरे यहां से गुड्स जा रहा है वेइंग ब्रिज, भाई ट्रक का वजन करने के लिए वे ब्रिज तक ट्रक जा रहा है सर, और जो वे ब्रिज है वो विदिन 20 किलोमीटर है और वहां पे वेइंग होने के बाद ट्रक वापस मेरे पास आ रहा है, तो ऐसे केस में ईवी बिल की जरूरत नहीं है, बस वहां डिलीवरी चालान होना चाहिए साथ में गुड्स के। एंड सर एम्प्टी सिलेंडर्स जो होता है ना एलपीजी गैस के लिए, खाली सिलेंडर बेटा, जो आपके घर पे गैस सिलेंडर भरा हुआ लेके आया, खाली सिलेंडर लेके जा रहे हैं, तो सर वो सिलेंडर आप बेच तो नहीं रहे हो ना बेटा, तो अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई वो मूवमेंट हो रहा है एम्प्टी सिलेंडर का, ईवी बिल की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, डन। अब सर पॉइंट्स टू रिमेंबर, सर ईवी बिल इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ द गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर ऑन इट, व्हीकल नंबर नहीं मतलब ईवी बिल नहीं। सर ईवी बिल एक बार जनरेट हो गया, इट कैन नॉट बी एडिटेड फॉर एनी मिस्टेक, पर यस विद इन 24 आवर इसको कैंसिल कर सकते हो अगर वो रास्ते में वेरीफाई अब तक नहीं हुआ है तो। अब सर ईवी बिल में व्हीकल नंबर एनी नंबर ऑफ टाइम आप अपडेट कर सकते हो अगर गुड्स शिफ्ट हो रहा है एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में तो। एंड सर जो लेटेस्ट व्हीकल नंबर है जिसको रोका गया, उस व्हीकल को जो वेरीफाई कर रहे हैं वो व्हीकल का नंबर ही होना चाहिए ईवी बिल में, वो नहीं है मतलब मामला गड़बड़ है और ऐसे केस में ऑफेंस माना जाएगा ये। अब रूल नंबर 138 बोलता है डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड आउट बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। सर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखने पड़ेंगे। सबसे पहली बात टैक्स इनवॉइस या डिलीवरी चालान या एग्जाम गुड्स है तो बिल ऑफ सप्लाई अलोंग विद द ईवी बिल उसको साथ में रखना पड़ेगा। और अगर गुड्स इंपोर्ट हो रहा था तो सर इंपोर्ट के टाइम पे कस्टम क्लियरेंस आप कराते हो बिल ऑफ एंट्री के थ्रू, तो वो असेस्ट कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री साथ में आपका ईवी बिल होना चाहिए ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स। और हाँ सर अगर जहां पर सर सर ध्यान देना बेटा क्यूआर कोड याद है बेटा, ई इनवॉइस जहां पे ई इनवॉइस जनरेट होता है बेटा, सर वहां पे अगर ट्रांसपोर्टर के पास में क्यूआर कोड भी है, वहां पे फिजिकल कॉपी ऑफ द इनवॉइस जरूरत नहीं, क्यूआर कोड है तो उसी को डिपार्टमेंट के ऑफिसर स्कैन करके इनवॉइस की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, वहां पे फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, डन। सरकार आइए रूल नंबर 138 बी बोलता है क्या, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेज कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, वो सर किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं टू इंटरसेप्ट द कन्वेंस, वो व्हीकल को रोक सकता है फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड गुड्स। सर रूल नंबर 138 सी बोलता है कि अगर किसी ऑफिसर ने किसी व्हीकल को किसी कन्वेंस को इंटरसेप्ट करके रोका है, वेरीफाई किया, चेक किया है, तो सर उसकी समरी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स उस ऑफिसर को अपलोड करनी पड़ेगी ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल एंड उसकी फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज उसको सबमिट करनी पड़ेगी ऑन दी कॉमन पोर्टल। पर अगर लेट हो गया ऑफिसर, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसको कमिश्नर चाहे तो फर्दर टाइम दे सकता है फॉर 3 more days फॉर अपलोडिंग द फाइनल रिपोर्ट। और ये 3 दिन या 24 घंटे जो मैंने बताया वो भी जिस दिन वेरीफाई किया उसकी रात 12 बजे से 3 दिन काउंट होंगे या 24 घंटे काउंट होंगे बेटा। क्लियर, डन। और हाँ एक बार अगर किसी व्हीकल को वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया, तो उसको वापस से फर्दर रोक के वेरीफाई वापस नहीं करेंगे, मतलब एक बार वेरिफिकेशन हो गया ना, बार बार क्या रोक रहे हो, बार बार परेशान नहीं करना है, अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ लोडिंग ऑफ सम गुड्स आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द कन्वेंस। ओके सर रूल नंबर 138 बोलता है अगर किसी कन्वेंस को 30 मिनट से ज्यादा रोक दिया तो उसकी इंफॉर्मेशन वो पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस चाहे तो अपडेट कर सकता हूं ऑन द कॉमन पोर्टल कि मेरे को इतनी देर से रोका हुआ है। क्लियर सर। अब आता है रूल नंबर 138 ई जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। सर ये 4 लोगों के रेस्पेक्ट में ये बोल दिया कि ये 4 लोगों में से या फिर ये बोल दो कि इन 4 में से कोई भी आपने कांड कर रखा है, ये डिफॉल्ट कर रखा है, तो ऐसे केस में जो आप आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में कोई भी पर्सन ईवी बिल इशू नहीं कर पाएगा, ना कंसाइनर कर पाएगा, ना कंसाइनी कर पाएगा, ना ट्रांसपोर्टर, ना ई कॉमर्स ऑपरेटर, ना कुरियर कंपनी, कोई भी ईवी बिल इशू नहीं कर पाएगा अगर मैं इन 4 में से कोई एक पर्सन हूं तो, और मेरा आउटवर्ड सप्लाई है तो बेटा मैं इनवर्ड सप्लाई लूं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। फर्स्ट सर अगर मैं कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन हूं तो मैंने जीएसटी सीएमपी 08 फाइल नहीं किया फॉर 2 consecutive क्वार्टर, मतलब टैक्स पे नहीं किया सरकार को। क्लियर, इसलिए अगर कोई सप्लाई नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है तो नील जीएसटी सीएमपी 08 भी फाइल करना पड़ता, तो फाइल करो बेटा। पर अगर 2 consecutive क्वार्टर के लिए अगर आपने जीएसटी सीएमपी 08 फाइल नहीं किया तो सर आप जो आउटवर्ड मूवमेंट कर रहे हो उसके लिए कोई ईवी बिल इशू नहीं कर पाएगा। फिर सर अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हूं पर सर मैं नॉर्मल एसएसयू बेटा, तो मैंने रिटर्न फाइल नहीं करे फॉर ए consecutive पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड्स। सेम वे अगर मैं नॉर्मल एसएसयू मैंने कंपोजिशन स्कीम नहीं लिया हुआ है, सर मैंने स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मतलब जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किया हुआ फॉर 2 consecutive मंथ या 2 consecutive क्वार्टर। अच्छा मैंने अगर क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है तो 2 क्वार्टर, और मैंने अगर क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखा है तो ऐसे कैसे 2 महीने, तो 2 मंथ या 2 क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया, 2 महीने 2 क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया। क्लियर, या फिर मेरा रजिस्ट्रेशन क्या हो रखा है, सस्पेंड हो रखा है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन मैं जो भी आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा हूं उसके लिए कोई पर्सन ईवी बिल इशू नहीं कर पाएगा। क्लियर, पर कमीशन चाहे तो मेरे को अगर सफिशिएंट रीजन मेरे पास थे तो ऐसे केस में ईवी बिल अलाउ कर सकता है इशू करना। क्लियर, और सर ध्यान देना बेटा
ध्यान देना, अगर कमिश्नर अलाउ किया तो वो एसजीएसटी में माना जाएगा, सीजीएसटी में भी माना जाएगा बेटा। क्लियर? भारत माता की जय। इसी के साथ ईवी बिल का प्रोविजन भी खत्म होता है। अब ध्यान देना बेटा, ये रूल 138E बहुत शानदार है। मैं बताता हूं बेटा, मान लो मैंने अपने 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड के रिटर्न फाइल नहीं किए हुए हैं, तो मैं जो आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा हूं उसके लिए ईवी बिल जनरेट नहीं होता है। मैंने जो परचेज किया है उसके लिए ईवी बिल जनरेट होगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर? लास्ट बात, रूल नंबर 55A बोलता है क्या सर, अगर मान लो किसी केस में ईवी बिल की रिक्वायरमेंट को मना कर रखा है या ईवी बिल के लिए कुछ एग्जीबिशन दे रखा है, तो ऐसे केस में जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तब टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चार्ज तो गुड्स के साथ में होना ही चाहिए बेटा। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। और सर ये ईवी बिल का प्रोविजन, ईवी बिल का चैप्टर भी खत्म होता है। अब क्या लिखा है साहब? जस्ट चिल ढोंडू, कीप काम एंड से माहौल। एंड सर हम कर दिखाएंगे, क्योंकि सर जो मेहनत करता है, जो सच्ची मेहनत करता है, सर जो ईमानदार होता है, उसके लिए भगवान भी ऊपर से देख रहा होता है कि इसको तो सक्सेसफुल करना ही करना है, इसलिए लगा दो अपना पूरा दम। वी ऑल आर विथ यू। और सर हमारे सारे प्रयास आपके लिए, आई होप ये रिवीजन लेक्चर की जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कारगर साबित हो रही है। माहौल जबरदस्त शानदार। एंड सर लव यू लॉट, ऑल द बेस्ट, पढ़िए अच्छे से, मस्त हो गए, बाय बाय।